इजराइल हमास का खात्मा करने के लिए गाजा पर लगातार हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन इन हमलों का असर हमास की बजाय गाजा में रह रहे उन निहत्थे लोगों पर पड़ रहा है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध की वजह से गाजा में भयंकर तबाही मची हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई है, खाना नहीं मिल रहा है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमास और इजराइल के बीच इस जंग का अंत कब होगा? क्या इजराइल नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके? ऐसे सवाल उठने की एक बड़ी वजह है हमास और अमेरिका के बीच हुई युद्ध विराम को लेकर बातचीत। जानकारी के मुताबिक हमास ने मंगलवार को अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से पेश किए गए नए युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी देने का ऐलान किया है, जो गाजा पट्टी पर चल रहे इजरायली आक्रमण को रोकने की कोशिशों में संभावित सफलता की उम्मीद जगा रहा है। एक आधिकारिक बयान में हमास ने कहा, प्रस्ताव एक सामान्य रूपरेखा को रेखांकित करता है जिसमें एक स्थायी युद्ध विराम, गाजा पट्टी से इजरायली सेना की पूरी तरह से वापसी, मानवीय सहायता का तत्काल प्रवेश और समझौते की औपचारिक ऐलान के बाद एन्क्लेव के नागरिक मामलों को प्रशासित करने के लिए एक पेशेवर समिति का गठन शामिल है। हमास ने एक बयान और दिया और कहा कि इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की देखरेख में फिलिस्तीनी बंदियों की एक सहमत संख्या के बदले में 10 इजरायली बंदियों की रिहाई के साथ साथ कई शवों की वापसी शामिल है। तो वहीं विटकॉफ ने व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा, हम एक समझौते को प्रस्तुत करने के करीब हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें युद्ध विराम और संघर्ष के लंबे समाधान पर पहुंचने की उम्मीद है। खास बात तो यह है कि हमास ने बयान जारी कर युद्ध विराम समझौते पर सहमति जता दी है, लेकिन इजराइल की ओर से युद्ध विराम समझौते को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया। नेतन्याहू पर आरोप है कि वो युद्ध को लंबा खींचना चाहते हैं और बंदियों की रिहाई की उन्हें चिंता नहीं है। युद्ध विराम के लिए दोनों पार्टियों के राजी होने की जरूरत है। पिछला युद्ध विराम भी इजराइल की ओर से तोड़ दिया गया था, ऐसे आरोप और दावे किए जाते हैं। वहीं ट्रंप ने गाजा की स्थिति पर बोलते हुए कहा, हम गाजा में पूरी स्थिति से निपट रहे हैं। हम गाजा के लोगों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत ही खराब स्थिति है। 7 अक्टूबर का दिन बहुत ही खराब दिन था। लोग इसे भी नहीं भूलेंगे। इजराइल का युद्ध विराम समझौते पर कहना है कि उसकी शर्तों को नहीं माना जा रहा है, इस वजह से वो युद्ध विराम पर राजी नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इजराइल युद्ध विराम को लेकर तैयार नहीं हुआ तो हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में अब अमेरिका को दोनों देशों को बिठाकर समझौते पर दोनों देशों की सहमति बनानी होगी ताकि इस युद्ध को रोका जा सके और जो निहत्थे लोगों की जान जा रही है उनको बचाया जा सके। हमास के साथ सीज़फायर को भले ही इस्राएल के पीएम नेतन्याहू ने नकार दिया हो, लेकिन सीज़फायर के लिए हमास क्यों तैयार हुआ था, इसके पीछे एक अरब मुल्क का बड़ा हाथ था। जी हाँ, यही वजह रही कि हमास इस्राएल के साथ 70 दिन के सीज़फायर और साथ ही साथ 10 इस्राएली बंधक भी रिहा करने पर आमादा था। वैसे तो अरब मुल्कों ने गजा को अपने हाल पर छोड़ दिया है और चुप्पी साध रखी है इस्राएली आक्रामकता पर, लेकिन कतर इस दिशा में खासी पहल कर रहा था। इसके पीछे अहम वजह भी है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। कतर अरब खित्ते का वो मुल्क है जो तेल और नेचुरल गैस की दौलत से मालामाल है और इसी देश में हमास का मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी है। वो कतर जो हमास को इस्राएल के आगे झुकने से हमेशा रोकता रहा है, अचानक इस्राएल से सीज़फायर करने की कोशिश क्यों करने लगा था? क्या इसके पीछे गजा वालों का दर्द था जो इस्राएली हमलों और रसदबंदी के बाद अब भुखमरी की कगार पर आ गए हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ख्याल गलत भी साबित हो सकता है। जी हाँ, गलत इसलिए क्योंकि इसके पीछे ना कोई मुस्लिम उम्मा का भाव है और ना ही गजा की तकलीफों से सहानुभूति। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस बचाने की हड़बड़ी थी जिसके चलते कतर ने हमास पर दबाव बनाया। दरअसल कतर जो रशिया यूक्रेन वॉर से पहले
यूरोप को महज 2% नेचुरल गैस सप्लाई करता था, अब 8% गैस भेजता है। इतना ही नहीं, कतर पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ $1.5 ट्रिलियन के समझौते कर चुका है। इसलिए कतर अब अमन चाहता है, शांति चाहता है, जिससे कतर की गैस सप्लाई बनी रहे यूरोपियन यूनियन को। एक और वजह है कि कतर की गैस LNG के जरिए शिप से सुएज नहर के रास्ते जाती है। अगर गजा में लड़ाई बढ़ेगी तो मिस्र भी प्रभावित होगा। अगर गजा में लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो इसराइल कतर के जहाजों को निशाना बना सकता है, क्योंकि हमास का हेडक्वार्टर कतर में है। इसराइल यूरोप पर दबाव बना सकता है कि कतर की गैस लेना बंद करें। यही वजह थी कि अमीर अरब मुल्क कतर ने 70 दिन के सीज फायर और 10 बंधकों को छोड़ने हमास को राजी कर लिया था, लेकिन इसराइल ने इस शर्त को भी मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा है कि उसका मकसद गजा पर कंट्रोल हासिल करना है और अपने सारे बंधक छुड़ाना है। ये अलग बात है कि तमाम कोशिशों के बावजूद इसराइल बंधकों तक नहीं पहुंच पाया है। इसराइल के इनकार के बाद अब अरब देश चुप हैं और इसराइल गजा पर हर दिन हमले अंजाम दे रहा है। रसद इतनी कम आ रही है कि भूखमरी के हालात हैं। सवाल यही है कि क्या गजा वालों का कोई अरब देश पुरसाने हाल नहीं है? ईरान और सऊदी के बीच में ताल्लुकात कितने भी नॉर्मल हो जाने के दावे किए जाएं, लेकिन सच्चाई इससे बरअक्स है। ताजा खबर यह है कि ईरान के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर को सऊदी में गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी उस वक्त जब वो हज के लिए सऊदी पहुंचे थे। गिरफ्तार किए जाने वाले आगा गुलाम रजा कासिमियान ईरान का जाना माना चेहरा है और इस्लामिक टीवी चैनल महफिल टीवी से ताल्लुक रखते हैं। कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्कॉलर आगा कासिमियान हज के लिए सऊदी पहुंचे, वहां से एक वीडियो शूट कर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो खासा वायरल हो गया। इसके बाद उन्हें सऊदी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल अपने वीडियो में आगा कासिमियान ने इस्लाम के 2 पवित्र शहरों वाले मक्का और मदीना के देश सऊदी में तेजी से बढ़ रहे व्याभिचार और सांस्कृतिक पतन का आरोप लगाते हुए एक वीडियो बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने बुराई के सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि कारोबारियों ने काबे के आसपास के इलाकों में भी जुए के अड्डे बना लिए हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यहाँ बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट हो रहे हैं। इल्जाम लगा दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे बनी उमैया का जमाना फिर लौट आया है। उन्होंने तो वहां खड़े होकर ये तक कह दिया कि अब इमाम जमाना के आने की महक महसूस होने लगी है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में दावा किया कि सऊदी में सख्ती तो बहुत है, लेकिन हज के मसाइल को समझने और जानने का कोई इंतजाम नहीं। इसके बाद सऊदी में आगा कासिमियान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस खबर पर काफी कुछ लिखा है और वहां के टीवी चैनल इस पर बहस भी कर रहे हैं, लेकिन सऊदी और ईरान की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि इसी साल से सऊदी और ईरान के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू हुई है। साल 2015 में दोनों देशों के बिगड़े संबंधों में साल 2023 के बाद कुछ गर्मजोशी आई थी, वो भी तब जब चीन ने इन 2 शिया और सुन्नी ताकतों में सुलह करवाई थी। दरअसल साल 2015 के बाद से ईरानी नागरिक फ्लाइट से हज के लिए नहीं जा पाते थे, बल्कि आजमीन के ग्रुप को चार्टर प्लेन बुक करना होता था। पिछले दिनों सऊदी की रॉयल फैमिली के मेंबर और डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान अल सऊद ईरान पहुंचे थे। उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात भी की थी। लेकिन इस बीच ईरान के एक बड़े आलिम दीन की सऊदी में गिरफ्तारी से क्या दोनों देशों के ताल्लुकात में फिर कोई दिक्कत आ सकती है? इस पर चर्चा का बाजार गर्म है। इससे पहले भी एक शिया आलिम दीन की सऊदी में फांसी के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ गए थे और ईरान में सऊदी की एम्बेसी को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि सऊदी में धार्मिक और राजनीतिक आलोचना पर काफी सख्ती बरती जाती है। अब देखना होगा कि ईरान के चर्चित चेहरे और कुरान के मशहूर शिया स्कॉलर को छुड़वाने ईरान सरकार क्या कोई पहल करती भी है या नहीं।